हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने अभी तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट कवर अप कर लिया है। सेकेंड यूनिट जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है जहाँ भी काम कर रहा होता है उसके आसपास एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट या जिसमें आपके सप्लायर्स होते हैं, जिसमें आपके कस्टमर्स होते हैं, सोसाइटी होती है, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं और बाकी सारे लोग जो कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए होते हैं। अब उस इन्वायरमेंट का एनालिसिस आपको करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे इन्वायरमेंट में आपके ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे आपके जो है कह लीजिए तत्व जो है शामिल हैं। तो इनमें से एक भी अगर इफ़ेक्ट करेगा या एक में भी कुछ हलचल हुई तो वो आपके बिजनेस पे जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से जो है प्रभाव डालेगा। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है और इसके टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपनी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जो है मॉनिटर करते हो और उसमें देखते हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उस इन्वायरमेंट से आप ले सकते हो या फिर उस इन्वायरमेंट में कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके बिजनेस को जो है प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस जहाँ पे आप मॉनिटर करते हो किस चीज़ को, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, ताकि आप उसमें जो भी सम्मिलित अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट है उसको जो है यूज़ कर सको अपने बिजनेस के पॉजिटिव वे में। यहाँ पे अब दो तरीके आपको दिखाए गए हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट एनालिसिस इजीली होता है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ ईटीओपी एंड सेकेंड वन इज़ योर स्वॉट एनालिसिस। ईटीओपी क्या होता है? ईटीओपी एनालिसिस यानी कि इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। थ्रेट कई बार हमने जब सुना है तो हमने इसको इस तरीके से सुना है कि धमकी देना, क्योंकि कई बार कहते हैं ना उसने मुझे थ्रेट किया यानी उसने मुझे धमकी दी। लेकिन यहाँ पे थ्रेट का मतलब अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो ऐसी जो है चीज़ या ऐसा जो है कह सकते हो फंक्शन या ऐसे जो है कार्य जिसके कारण या जिस चीज़ ने आपके बिजनेस को लॉस की तरफ लेके जा सकता है या आपके बिजनेस में लॉस की अपॉर्चुनिटी ला सकता है या लॉस ला सकता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रेट, यानी जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस या एंटरप्राइजेस पर डालेगा, तो उस वर्ड को कहा जाता है थ्रेट। तो यहाँ पे ईटीओपी एनालिसिस यानी कि इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मॉनिटर करती है उनके इन्वायरमेंट को, यहाँ जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करती है कि अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है जो कि उनके बिजनेस पे जो है अफेक्ट करेंगी, और इस नज़रिए से वो ये सब चीज़ें एनालिसिस करते हैं ताकि वो जो है अपने लिए अच्छे डिसीजन ले सकें, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकें। अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक में जो है थोड़ा सा गड़बड़ झाला होने वाला है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके रखोगे कि फ्यूचर में आपका जो है कैश फ्लो कहाँ से जो है जनरेट हो सकेगा। या फिर जब आपको पता है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, रॉ मटेरियल के लिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या इस रॉ मटेरियल को हम पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा बाय करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जो है पहले से अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना करके रख लोगे। अब ये चीज़ें के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ईटीओपी के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले ये आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट क्या है। यानी कि ईटीओपी करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मार्केट में उपलब्ध जो भी अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है उसके बारे में जो है पता चल जाएगा, उसके बारे में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ये जानने में कि वो कहाँ स्टैंड करने वाले हैं, नो वेयर इट स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के नज़रिए से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है। हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। अब आखिरकार आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्यों जानना चाहते हो? ऑब्वियसली इसलिए कि अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लान्स बना सको, तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स आप बना सको, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज आप बना सको, इसलिए आप जो है ईटीओपी करना चाहते हो।
हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे ये आपको हेल्प करता है स्वॉट एनालिसिस फॉर्मुलेट करने में। यानी कि जब आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में जान लोगे तो आप स्वॉट एनालिसिस करोगे। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, वहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी एंड आपके थ्रेट, ये सब जो है देखते हो। तो स्वॉट एनालिसिस जानने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करनी ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट में कौन कौन से थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल्स है उसके थ्रू आप अपना स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर एन ETOP। अब आप ETOP बनाएंगे कैसे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो डिवाइडिंग द इन्वायरमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज इकोनॉमिक, मार्केट, सोशल, इंटरनेशनल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एट्सेट्रा। देखिए आपके इन्वायरमेंट में जो हमने पढ़ा था, एक होता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो लोग होते हैं, वो कंपोनेंट्स उसमें होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। एंड जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो ऐसे होते हैं जो आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि आपकी लीगल जो है प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, मार्केट का कोई इशू आया, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इशू आया। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बोल दिया गया कि हम जो है इंडिया से ही बाय करेंगे, इंडिया से ही इम्पोर्ट करेंगे, जो शुगर है वो इंडिया से ही इम्पोर्ट करेंगे। तो इंडिया में जितनी भी शुगर कंपनीज़ हैं उन सबको फ़ायदा होगा, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे कई लोगों को फ़ायदा होगा, कई कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं सिर्फ पर्टिकुलर एक कंपनी को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि काफ़ी कंपनीज़ को जो है अपॉर्चुनिटी या थ्रेट दे देते हैं। अब यहाँ पे ETOP इसलिए किया जाता है कि आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि इकोनॉमिकल जो है या फिर मार्केट का इशू हुआ, सोशल इशू हुआ, इंटरनेशनल इशू हुआ, इन सबको आप पहले डिवाइड कर दो। यानी कि इंटरनेशनल को अलग रखो, पॉलिटिकल अलग, इकोलॉजिकल अलग, टेक्नोलॉजिकल अलग, इन सबको आप जो है पहले डिवाइड कीजिए। फिर एनालाइज कीजिए द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे चेंज हुआ है, बट आप तो बैठोगे मुझे क्या, मैंने कौन सा एक्सपोर्ट करना है, मैं तो खुश हूँ। तो ये आपने जो है अलग अलग कर लिया, आपने देखा कि इस लाइन में ये प्रॉब्लम है, बट ये चीज़ आपको कितना इफेक्ट कर रही है वो आप बाद में डिसाइड करोगे, वो आप बाद में अपना जो है अकॉर्डिंग चेक करोगे। तो पहले आपने डिवाइड कर दिया सारे फैक्टर्स, सारे सेक्टर्स को, उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि हर सेक्टर का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे सेक्टर मतलब कोई काम का सेक्टर नहीं है कि जैसे आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया या फिर FMCG सेक्टर हो गया, नहीं। यहाँ पे सेक्टर का मतलब है लीगल सेक्टर हो गया, आपका इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और फिर एनालाइज करना कि इस ईच सेक्टर का आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सब डिवाइडिंग ईच इन्वायरमेंट सेक्टर इनटू सब फैक्टर्स। और यहाँ पे जो आपने इन्वायरमेंट के सेक्टर जो बनाए हैं, जो भी आपने सेक्टर्स बनाए हैं, उनको सब सेक्टर्स में या सब डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि वो चीज़ आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है, इसमें आ गया इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कोई चेंजेस हुआ। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो है चेंज हुआ है, जिसमें कुछ बिजनेस को लेकर के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हो गई हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज हो गई। जैसे आपको बोला गया कि भैया अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो, लेट सपोज चाइना है या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी कंपनी, वो कहती है कि हम यहाँ पे इम्पोर्ट होने वाले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पे इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे कि बाहर से ना खरीद कर अपने ही देश में कुछ ऑप्शन देखेंगे। तो ऐसी वजह से हम लोगों पे जो है, यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और इकोनॉमिकल यानी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गए। जैसे RBI क्या करती है, आपका रेपो रेट चेंज करती है, वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ इफेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट ये इफ़ेक्ट कैसे करेगी, ये देखिए। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, EMI आपने सुनी होगी, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण कई बार EMI भी जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। EMI पे जो है आपका EMI ज़्यादा जाना पड़ जाता है या कम जाना पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आपकी कंपनी ने लोन ले रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी कि आपको अब एक्स्ट्रा जो है लोन के लिए अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कम इंटरेस्ट पे करना पड़े और वो आपको जो है ज़्यादा बेटर लगेगा। एक्सचेंज रेट, अब ये कैसे होता है,
आप देखोगे तो हर 15 दिन में जो है एक्सचेंज रेट का एक डिफरेंस बनता है। अब आप कहोगे मैडम तो पागल है, 15 दिन में नहीं बनता। बेटा 15 दिन के आसपास का ही जो है एक एक्सचेंज रेट की सर्कुलर निकल के आता है, नोटिफिकेशन निकल के आती है। अगर आप अभी सर्च करोगे कि भैया डॉलर का प्राइस क्या है, वो विद इन अ सेकेंड चेंज होता है। हाँ, अगर आप डॉलर और इंडियन रुपी को देखोगे या यूरो या इंडियन रुपी का कन्वर्जन देखोगे तो हर सेकेंड उसका प्राइस चेंज होता है, दैट्स रियल। बट जो बिजनेस वाले लोग हैं वो हर सेकेंड थोड़ी ना उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे देश की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट जो आपकी है CBIC, तो ये जो है आपकी CBIC, तो वो क्या करती है, वो हर 15-16 दिन के अंदर जो है एक नोटिफिकेशन निकालती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका ये रेट होगा और आपको इस रेट से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर आप जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ में उनको जो है अपने इनवॉइस बना के नहीं भेजते, वहाँ पे हम भेजते हैं उनको यूरो में और उसका कन्वर्जन करके भी एक इनवॉइस बनाते हैं। तो वहाँ पे जो कन्वर्जन के लिए हम रेट उठाते हैं वो रेट होता है जो कि CBIC जो है अपना इशू करती है। अगर आपने अभी तक नहीं जानते इस बारे में तो जब आप काम करने लगोगे तब आप जानोगे। मैंने भी जब जॉब करनी शुरू की तब मुझे ये पता चला। तो वहाँ पर नोटिफिकेशन डलती है। तो अब ये एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा हो गया तो उस वजह से क्या हुआ, आपका जो है पैसा या तो ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है या फिर ज़्यादा आपको मिल सकता है। ब्लॉक हो सकता है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कम करनी पड़ेगी। और कंपैरिजन अगर आप करोगे तो एक्सपोर्ट करते टाइम पे जो है कन्वर्जन रेट आपका ज़्यादा होता है और इंपोर्ट में कम होता है। यूजुअली एक ये सिनेरियो चलता आता है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे नेशनल इनकम एंड के भी डिपेंड करता है कि नेशनल इनकम कम हो गई, ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके सामान ले रहे हैं, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इकोनॉमिक फैक्टर में आती हैं। सोशल फैक्टर यानी एजिंग पॉपुलेशन, जैसे चाइना में क्या है, ज़्यादा बूढ़े अब ज़्यादा हो गए हैं, इन शॉर्ट यानी जो ओल्ड एज लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो उस वजह से क्या है, वहाँ पे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। उस तरीके से भी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एटीट्यूड टू वर्क कैसा है कि कुछ लोग जो है 4 दिन ही काम करते हैं किसी कंट्री में, तो ऐसे लोग जो है वेकेशन पे ज़्यादा जाएंगे, तो उस तरीके से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि आपकी सोसाइटी में क्या सब ऐसे लोग सब हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओवरऑल अगर आप इनकम देखो तो पर पर्सन इनकम कितनी बन के आ रही है। टेक्नोलॉजिकल कैसी है, इनोवेशन कैसे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब सॉल्यूशंस। इन्वायरमेंटल में आपका ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये सब आपके कैसे हो गए। अगर एनवायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा चल रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, तो आप मास्क पहनोगे, ये सब चीज़ों का बिजनेस जो है इफ़ेक्ट होगा, उनमें बूम मिलेगा। और वहीं पे अगर जो है ख़राब आपका मतलब सिचुएशन हो रहा है तो हो सकता है आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। लीगल कॉम्पिटिशन लो, हेल्दी एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंटल लो, तो ये सब चीज़ें जो है आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।